के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की। तलब जानते हैं ना क्या होता है? तलब मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा तलब लग जाती है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा। जो रास्ते में ठोकरें आती है ना, वो कहती है मारा जाएगा, और हौसला कहता है कि देख लेंगे। हौसला कहता है कि देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की वीडियो को। 29 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सभी के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 10 विज्ञान का है, बोर्ड एग्जाम का करने वाले हैं हम स्वाहा। बोर्ड एग्जाम का क्या करने वाले स्वाहा। तो आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम एनकाउंटर चैनल रोहित स्टार स्टडी। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ये है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए आप जानते होंगे कि जब आप तेल वाली चीज़ें लेते हैं, कोई चीज़ नाइट्रोजन युक्त चीज़ें लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको किया जाता है वसा नाइट्रोजन गैस से उसको प्रभावित किया जाता है। आप देखते होंगे, आप कुछ पफ्स लेने जाते हैं, पैकेट में चिप्स लेने जाते हैं, तो चिप्स में क्या होता है, गैस भरी होती है। तो गैस क्यों भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए भरी जाती है क्योंकि तेल पदार्थ जो होते हैं सड़ जाते हैं, कुछ समय के बाद उसमें से गंध आने लगती है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं। देखिए हेडलाइन को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा हूँ। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसे करने से ये पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आई कि वो सड़ते नहीं, ऑक्सीकृत नहीं होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, रखने के लिए हम ये करते हैं। तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आया कि या नहीं। तो आप ये देखो, पहले तेल तथा वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। ठीक है, नहीं होते हैं। इस प्रकार पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। शुद्ध जल या अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, लगातार देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। बट ये विलयन किस प्रकार का होता है, ये विलयन आपका उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है, न्यूट्रल विलयन होता है। यहाँ पे ना खट्टा ना मीठा, किसी प्रकार का कोई भी स्वाद नहीं होता जल में। ठीक है, क्योंकि आप चीनी डाल देंगे, शुगर डाल देंगे तो कोई दूसरी बात है, वो मीठा शरबत पी गए तो कोई दूसरी बात है। और प्रश्न नंबर तीसरा, ये धावन सोडे का सूत्र मतलब रासायनिक सूत्र व नाम अणुसूत्र क्या होगा। रासायनिक नाम और अणुसूत्र क्या होगा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, या धोने का सोडा भी कह सकते हैं इसको। इसका जो आपका सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। ये 10 क्या है, जल की क्रिस्टलन संख्या है। क्या है, जल की क्रिस्टलन संख्या 10 गुना। आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो आप जानते हैं कि साबुन लेंगे, आप धोने वाला सोडा लेंगे, निरमा लेंगे, डिटर्जेंट लेंगे, तो उसमें यदि पानी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें झाग देता है, जिसको फेना कहते हैं। वो फेना इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसमें पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है, इसीलिए जल जो है 10 गुना लगता है। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे, चौथा क्वेश्चन ये है कि सोडियम कार्बोनेट के दो उपयोग लिखने हैं। प्रयोगशाला में इसको अपमार्जक के रूप में उपयोग किया जाता है, और कांच तथा बोरेक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा ही होता है आपका। ठीक है, इसके उपयोग लिखने थे। और देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 2020-22 तक भी पहुंच चुका है। कापर के दो अयस्कों के नाम लिखिए व सूत्र लिखिए। एक सल्फाइड अयस्क ले लेते हैं जिसमें सल्फर जोड़ेंगे, और एक हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्साइड जोड़ेंगे। ठीक है, वो जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। देखो एक कापर ग्लांसन होता है, इसका सूत्र क्या होता है, Cu2S होता है, कापर ग्लांस होता है। ठीक है, इसमें कौन सा अयस्क जुड़ा है, सल्फाइड अयस्क, एस जुड़ा है ना कापर के साथ। ठीक है, तो ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क हो गया है। ऐसे कॉपर पायराइट होता है CuFeS2। ठीक, कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है कॉपर पायराइट। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सल्फाइड अयस्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी सल्फर लास्ट में ऐड है। ठीक है, और ऐसा दूसरा अयस्क क्या है, दूसरा अयस्क है ऑक्साइड अयस्क, इसमें क्यूप्राइट कह देंगे। क्यूप्राइट में क्या होगा, CuO होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क ऐड है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड है। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को।
क्वेश्चन नंबर है कि मैट किसे कहते हैं, कॉपर मैट किसे कहते हैं। 2018 में पूछा गया था कि कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूपरस सल्फाइड और फेरिस सल्फेट का गलित मिश्रण प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, जिसे हम कॉपर मैट कहते हैं। क्या होता है, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में, कॉपर धातु का एक निष्कर्षण प्रक्रम होता है। उस प्रक्रम में हम क्या करते हैं, क्यूपरस सल्फाइड और फेरिस सल्फाइड का निर्माण गलित मिश्रण कर प्राप्त होता है, उसे हम कॉपर मैट कहते हैं या मैट कहते हैं सिंपल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां ये है कि कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर पायराइट का सांद्रण, कॉपर पायराइट का सूत्र देखिए CuFe और H2 होता है। अभी मैंने सीखा है ना कॉपर सल्फाइड आयस्क थे ना कॉपर के, वहाँ पे सीखा था आपने। तो ये होता है फेन फ्लावन विधि द्वारा आपका किया जाता है कॉपर पायराइट का सांद्रण। ठीक है, किस विधि द्वारा, फेन फ्लावन विधि द्वारा आपका किया जाता है, कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां ये है कि योगात्मक या संयोजन अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया दोनों सेम ही होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए बहुत बार ये पूछा जा सकता है, टिप्पणी भी कभी कभी पूछता है इससे। ठीक है, टिप्पणी भी क्वेश्चन इससे बनेगा। योगात्मक अपक्रिया, इस अपक्रिया में वे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस अपक्रिया में अभिकारक आपस में मिलकर आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसका एग्जांपल काट देते हैं, ये एग्जांपल हम नहीं लेंगे, हम लेंगे आपको एक एग्जांपल, सिंपल सा उदाहरण था। एक हमने ले लिया कार्बन और लिया ऑक्साइड, और इसकी अपक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी आपका क्या है, एक संयोजन अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया है कार्बन ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलके क्या बना, एक ही उत्पाद का निर्माण तो हुआ है। ऐसे ही आप ले सकते हैं H2 और O2, तो ये हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O, 2H2O हो जाएगा। तो आप जल भी बनवा सकते हैं ऐसे ही, H2 लेकर और O2 लेकर बनाएंगे H2O। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी योगात्मक अपक्रिया ही संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभिकारक 2-3 हो जाएंगे, बट अपक्रिया का जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। ठीक है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो सबसे पहले होता है एल्केन, क्या होता है एल्केन में होता है CnH2n+2। ठीक है, एक होता है एल्कीन का सूत्र यहीं लिखा है, क्या लिखा है, एल्कीन। और एक होती है एल्काइन श्रेणी, कौन सी श्रेणी, एल्काइन श्रेणी में होता है CnH2n और यह -2 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, -2। ये सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। देखो पर लिख के दे रहा हूँ, एल्केन का पहले लिख दूंगा, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का भी आपसे पूछा गया है वो सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, और एक होता है एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +2 कुछ नहीं है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, और ये आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 13, 15, 16, 19 और 20 और ये 24 में भी आने वाला है, ये गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार, मतलब नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं। तो ये थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोजन 1 नंबर की तो पहले नंबर पर हाइड्रोजन लिखा है, हीलियम दूसरे नंबर पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसे होता है ना, जैसे क्रम होता है, जैसे परमाणु क्रमांक होता है वैसे रखा गया है। ठीक है, बट जब आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना, वो क्या कह रही थी, वो मेंडलीव जो थी परमाणु के भार के बराबर रख रही थी, जिसका भार कम है वो पहले, जिसका ज़्यादा वो लास्ट में। ठीक है, ऐसे था आपका। तो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से केमिस्ट्री के थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी ऐसे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है।
महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। कक्षा 10 विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, 29 फरवरी का आपका बोर्ड एग्जाम है जहां पे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के बहुत ज़्यादा चहेते क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्या है समजातीय श्रेणी, क्या है उदाहरण देकर समझाना है। समजातीय श्रेणी पहले क्या होती है, पहले हेडिंग डाल लेनी है आपको, समजातीय श्रेणी। अब इसके बारे में डिटेल में बताना है। कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं, और तथा इनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं या समजात अंग कहते हैं। ठीक, समजात परिवार का एक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह होता है जहाँ पे समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं। सूत्र भी समान होता है, क्रियात्मक समूह भी समान होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उसमें से जो बनने वाले होते हैं उनके कहते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उनको समजात गण कहते हैं। जैसे आपने लिया क्या, मेथन, जैसे आपने लिया C2, जैसे CHO5, क्या लिया CH3OH। ठीक है, आपने लिया एथिल एल्कोहल, क्या लिया मेथिल एल्कोहल, क्या लिया मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल लिया। ठीक है, इसके बाद आपने ले लिया इसी का अगला सदस्य जो एथेनॉल होता है, ऐसे ले लिया आपने प्रोपेनॉल, क्या ले लिया प्रोपेनॉल ले लिया, ऐसे ले लिया एथेन एथ एथेन मेथेन एथ मेथ प्रोप, ऐसे ले लिया आपने ब्यूटेनॉल, फोर लिया कितना ब्यूटेनॉल को ले लिया। तो ये सारे के सारे देखो इसका क्रियात्मक समूह भी समान है, और इसमें जो क्रियात्मक समूह जो OH जुड़ा है ना सब में समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, और इसका सूत्र भी समान है, समान सूत्र ही लगा हुआ है। इसमें क्या किया जा रहा है, सूत्र में CnH2n+1 किया जा रहा है। मतलब इसमें जो एक संख्या एक है यहाँ पे, तो एक का दुगुना करेंगे उसमें एक अधिक कर देंगे, दुगुना करेंगे एक ऐड कर देंगे। ठीक है, H में जैसे 2 का दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 3 का दुगुना करेंगे 6 तो एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बैठ रही है। तो यहाँ पे इनको कहेंगे, इन सभी को कहेंगे सजातीय श्रेणी, क्या कहेंगे समजातीय श्रेणी। बट इन जो एक एक अंग है ना इनको बोलेंगे समजात गण, क्या बोलेंगे समजात गण। ये भी समजात गण है, ये भी समजात, ये भी समजात, ये भी समजात। ठीक है, अब क्या होता है उदाहरण देना समझाना। तो उदाहरण में जैसे मेथेनॉल ले लिया, एथेनॉल ले लिया, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो सूत्र मैंने अभी पहले सिखा चुका हूँ, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, समजातीय श्रेणी में एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अभी आपको मैंने बताया भी है, और सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, यह भी मैंने बताया अभी को आपको। और प्रत्येक क्रमागत में से हमें CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। देखो ये पहला था, इसमें CH2 नहीं था ना, इसमें CH2 जुड़ा, इसमें 2 CH2 हो गए, इसका मतलब अंतर कितने का है, हर बार CH2 का अंतर हो रहा है, बढ़ रहा है CH2। ठीक है, और बोला जा रहा प्रत्येक क्रमागत सदस्यों में अणुसूत्र में 14 यूनिट का हो रहा अंतर, 14 यूनिट का अंतर हो रहा, मतलब CH2 का जो मान होता है वो 14 यूनिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का मान होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 1 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का टोटल परमाणु भार कितना हुआ 2। और ऐसे ही तुम्हारा कार्बन का जो है वो हो जाना परमाणु भार कितना हो जाता है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का, तो कार्बन का आपका होता है 12, दोनों को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 14 हो जाएगा, मतलब लगभग 14 के बराबर हो जाता है। ये लिखना है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में 14 यूनिट का अंतर होता है। और यहाँ पे पांचवा ऑप्शन आप लिखेंगे, किसी एक सदस्य का गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात किए जा सकते हैं। मतलब एक का गुणधर्म मालूम चल गया कि ये कैसा गुणधर्म है, इसके कैसे गुण हैं, तो सभी का गुण मालूम चल जाएगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको मैंने बहुत कम समय में इसको पढ़ाया है। देखो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसके समान सूत्र होगा, सूत्र भी समान होगा, और आपका क्रियात्मक समूह भी समान होगा, उनके समजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, उनके जो अंग होंगे सदस्य होंगे उनको समजात गण कहेंगे। और ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया, एथेनॉल प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, जो भी आपका हो सकता है उसको लिख लेंगे। और इसमें लक्षण बताने हैं आपको। ठीक है, तो लक्षण में क्या होगा, ये लक्षण ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, ये लक्षण हो गया। ठीक है, तो लक्षण क्या होगा, लक्षण बताने थे, लक्षण में सभी सदस्यों को एक समान सूत्र होता है, ये आपको मालूम होगा, मैंने बताया। क्रियात्मक समूह भी समान होता है, सभी में CH2 का अंतर होता है, सभी में 14 यूनिट का अंतर होता है, 14 यूनिट के अंतर होता है, 14 यूनिट का अंतर होता है प्रत्येक सूत्र में। ठीक है, प्रत्येक सदस्य में, क्रमागत सदस्य में, लगातार जो सदस्य चलते हैं ना उसमें 14 यूनिट का अंतर होता है।
अगर हमें किसी एक का गुणधर्म मालूम चल गया तो हम सभी के गुणधर्म एक जैसा ही होगा, समान होगा। ठीक है, क्या होगा? समान होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, क्रियात्मक समूह को समझाइए। क्रियात्मक समूह क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ना, जो क्रियात्मक समूह सभी के समान होते हैं ना, तो वही क्रियात्मक समूह, जैसे OH है, CHO है, और C डबल मतलब डबल बॉन्ड COO है, और ये आपका COOH है, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये क्या होता है? ये 4 अंक का आपका क्वेश्चन आता है। क्रियात्मक समूह, किसी कार्बनिक यौगिक का अणु में उपस्थित वह समूह जिसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मतलब अभी मैंने बताया ना, अगर एक का आपको मालूम चल गया कि इसका गुण कैसा है तो सभी के गुण निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी लिखा, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जिसमें रासायनिक गुणों के उत्तरदायी होता है। ये रासायनिक गुण बताता है कि कैसा रासायनिक गुण होगा इसका। ठीक है, तो इसको बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह, सॉरी, क्रियात्मक समूह का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप इसको बोल सकते हैं एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह, ये एल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह है जिसे आप बोलते हैं OH। ठीक है, क्या बोलेंगे? OH। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है CHO, क्या होता है? CHO। कीटोन क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक इधर से बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, C OO। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी बन चुका है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको बहुविकल्पी के रूप में भी तैयार कर लेना है। कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होगा? क्रियात्मक समूह में COOH। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अल्कोहल समूह भी छिपा होता है, किसमें? कार्बोक्सिलिक समूह में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा का इनकाउंटर करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नेम ही आपका एग्जाम इनकाउंटर है, तो हम एक क्वेश्चन और एग्जाम का इनकाउंटर करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। मिसेल क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। आपका साबुन का स्वच्छीकरण कर का महत्व भी बताना है। ठीक है, मिसेल क्या है? सबसे पहले मिसेल क्या है? माइशल किसे कहेंगे? मिसेल क्या कहेंगे? मिसेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई विधि, मतलब मिसेल कोई एक वैज्ञानिक थे, उनकी अवधारणा के अनुसार क्या है साबुन की सफाई की विधि क्या होती है, ये लिखने जा रहा हूं। तो लिखा, साबुन को जल में घोलने पर RCO3 RCO RCOO, ये डैश इसका जो संयोजकता है, तथा NH+ या KH+ में आयनित हो जाता है। RCOH के 2 भाग होते हैं, एक ध्रुवीय भाग, एक अध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग जो होता है वो R होता है, और अध्रुवीय भाग जो होता है आपका COO होता है, इसके बाद वाला। ठीक है, तो इसके 2 भाग होते हैं ना इसके, तो एक भाग R होता है जिसको हम बोलते हैं एल्केलिक समूह, जिसको अध्रुवीय भाग कहते हैं। कौन सा भाग होता है? ये अध्रुवीय भाग होता है। अध्रुवीय भाग होता है जिसमें इसमें एल्किल समूह होता है, एक लंबी श्रृंखला में समूह होता है, लंबी श्रृंखला में वाला एक समूह होता है। यह जल का क्या होता है? विरोधी होता है। जल तेल स्नेही होता है। ये क्या होता है? जल की तरफ नहीं होता, ये तेल की तरफ होता है। कहाँ पे होता है? तेल की तरफ। जल का विरोध करता है, तेल की तरफ, मैल की तरफ रहता है। ठीक है, कौन? R एल्किल समूह। और जो आपका ध्रुवीय भाग होता है, इसमें क्या होता है? उपस्थित कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलेट आयन होता है COO, ये माइनस, ये होता है, ये ध्रुवीय भाग होता है, ये जल स्नेही होता है, ये जल के पास होता है। ठीक है, ये तेल के पास नहीं जाता, ये जल के पास जाता है। तो अब देखो 2 भाग होते हैं, जो आपका ध्रुवीय अध्रुवीय भाग, ये ऐसे होता है। देखो, ये जो ध्रुवीय भाग है, अध्रुवीय भाग है, जो मैंने बताया था R होता है, R एल्किल समूह होता है ना, तो ये C17H35 होता है, ध्रुवीय भाग है, और ये COO- में जो है ये ध्रुवीय भाग होता है। ठीक है, ये जल के पास होगा। देखो ध्रुवीय भाग कहाँ पे होता है? ध्रुवीय भाग, जैसे यहाँ मान लिया मैंने मैल है। ठीक है, क्या है? मैल है। क्या है? मैल या तेल, तेल से ही तो मैल बनती है, तो तेल है यहाँ पे। तो तेल के पास कौन रहेगा? पहले मुझे बताइए, तेल के पास कौन रहेगा? तेल के पास आपका रहेगा कौन सा भाग? ये देखो, तेल स्नेही है, कौन सा? अध्रुवीय भाग। तो ये वाला भाग आपका कहाँ पे रहेगा? तेल के पास रहेगा, तो तेल के पास ये वाला भाग है। और ये ध्रुवीय भाग कहाँ पे होता है? ये जल के पास होता है। मान लीजिए ये ड्रम में एक मैंने ये बॉक्स में किसी में भर दिया, तो उसके अंदर ऐसे ही होगा, तो यहाँ पर आपका ये जल होगा, जल के स्नेही होगा। ठीक है, ये जल के पास होगा, यहाँ तक पूरा जल भरा, यहाँ पे मैल है, तो मैल के पास कौन है? अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग कहाँ पे है? जल के पास है। ठीक है, साबुन, जब साबुन को जल में घोला जाता है, ठीक है, जब साबुन को जल में घोला जाएगा तब ऐसे ही क्रिया होगी आपकी। क्लियर मेरी बात? अब आपको ये बताना है कि मृदु साबुन, साबुन का सूत्र क्या होता है? देखो, साबुन का सूत्र यही होता है C17H35 COO
यहाँ पे Na जोड़ सकते हैं, या कभी आप ऐसे इसको बनाकर C35 COO भी जोड़ सकते हैं, पोटेशियम भी जोड़ सकते हैं और के भी जोड़ सकते हैं। सोडियम पोटेशियम दोनों से ही आप साबुन को बना सकते हैं। एक साबुन होता है आपके शरीर में लगाने के लिए, एक साबुन होता है आपके कहाँ के लिए, आपके कपड़े धुलाई के करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपके क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का भी इंड होता है, इनकाउंटर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों का इनकाउंटर करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।